So let us start unit 6.1 of macroeconomics CA foundation national income. So first and foremost question, national income होती क्या है? ओके अब एग्जांपल मेरा बिजनेस है, आप लोगों का बिजनेस है या किसी और का बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं साल के आखिरी में देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंट्स हुआ है ना आपका, शायद तुम्हें इशू आ सकता है। फाइनल अकाउंट्स नाम से कुछ चीज होती है ना? बताओ मुझे क्या होता है फाइनल अकाउंट्स? अरे वन एट अ टाइम, अरे वन एट अ टाइम। सिर्फ प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने के लिए और भी कोई पर्पस होता है? बैलेंस शीट मतलब दो चीजें होती है, एक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस जो तुम बता रहे हो, फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप आउटपुट निकालते हो। आउटपुट क्या आ सकता है? एक तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, और इसी के साथ साथ हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना जरूरी है। पोजीशन ये वर्ड से ही ध्यान में आता है, दिस इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन द लास्ट मोमेंट ऑफ दैट डे। 31 मार्च की रात को 12 बजे क्या है हमारा बिजनेस, कितना लोगों से लेना है, डेटर्स क्या है, एसेट क्या है, और एडिशन लोगों को देना कितना है, मालिक का देना कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बैलेंस शीट, और आपने जो साल भर में किया उसका आउटपुट क्या आ गया, इसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। इसके पहले एक और अकाउंट बनता है किसी किसी केस में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, राइट है। और ये एज ऑन नहीं होता है, ये होता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। तो ये हो गया, ये हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट और ये हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। दोनों वर्ड का मीनिंग बताइए को, बताइए। हाँ यस, तो बिजनेस के एंगल से माइक्रो में अगर हम 2 मिनट के लिए जाए तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा। तो अब मैं सप्लाई की अगर बात करता हूँ तो सप्लाई इज फ्लो और स्टॉक, फ्लो कॉन्सेप्ट, वेयर स्टॉक इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमें पता है प्रोडक्शन होता है उसमें बनता है स्टॉक और स्टॉक में से निकलता है सप्लाई, है ना, इस तरीके से चलता है। तो सप्लाई हैज टू बी लेसर देन और एट द मोस्ट इक्वल टू स्टॉक। स्टॉक 3 लाख यूनिट का है तो सप्लाई 4 लाख यूनिट का हो नहीं सकता, सही है। और अगर प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट का है तो स्टॉक 5 लाख यूनिट से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे ज्यादा स्टॉक नहीं होगा। ठीक, सो अब मैंने ये बताया बिजनेस के लिए हर एक बिजनेस अपने साल के आखिर में फाइनल अकाउंट्स बनाता है जिसमें उसने क्या किया और आज पोजीशन क्या है 31 मार्च को, ये दिखता है। तो जब ये एक फाइनल अकाउंट्स एक से बिजनेस पर्सन बनाता है, ऐसे सारे बिजनेस पर्सन इंडिया के बनाएंगे, गवर्नमेंट भी बनाएंगे। तो गवर्नमेंट अकाउंट जो बनाते हैं उसे हम पब्लिक अकाउंट्स कहते हैं, राइट है। ध्यान दो, ये भी नेशनल इनकम नहीं है, ये भी नेशनल इनकम नहीं है, बट ये दोनों मिला के नेशनल इनकम है। मतलब नेशनल इनकम गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, नेशनल इनकम हमारी इनकम भी नहीं है। हम गवर्नमेंट और भी जो भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं साथ में, उन सबका मिला के जो बनता है वो नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम कोई एक फिगर नहीं होती है, नेशनल इनकम अकाउंट्स होते हैं। तो नेशनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम अकाउंट्स होना चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हुआ है ना आपका अकाउंट्स, ठीक है, फिर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये है आपका परचेज, परचेज से पहले होता है ओपनिंग, इधर होता है क्लोजिंग स्टॉक, नहीं सेल, मैं मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में सेल आता है, ट्रेडिंग में सेल आता है। इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट वेजेस और दूसरे कोई भी फैक्ट्री के खर्चे। तो इतना सारा खर्चा किया, उसमें से इतना मटेरियल बच गया। ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी हो सकता है, स्टॉक फिनिश वाला भी हो सकता है और रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो 10 लाख रुपए लगे, 3 लाख का मटेरियल बच गया, तो 7 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आएगा फिगर, इसके साथ में और भी कोई फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे और यहाँ पर आएगा सेल्स, ओके। और फिर यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, और यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अज्यूम कर रहा हूँ प्रॉफिट है, ओके। और फिर इसके सामने एडमिन सेलिंग वगैरह के खर्चे आ जाएंगे और इसके बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। अब मेरे पास ये एक फिगर है, मेरे पास ये एक काम करता हूँ, मेरे पास ये एक फिगर है, मेरे पास ये एक फिगर है, मेरे पास ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, इसके बीच में एक और प्रॉफिट आएगा। अगर शार्क टैंक देखते तो आपने सुना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 4 फिगर है। तो बिजनेस की एफिशिएंसी किससे समझेगी, चारों से समझेगी। यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है, यहां से पता चलेगा
प्रोडक्शन के अलाइड कॉस्ट कितना आता है, यहाँ से पता चल जाएगा मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ जाता है, और यहाँ से पता चल जाएगा घर पे कितना लेके जा रहा हूँ मेरे लागत के ऊपर। तो चारों फिगर्स जरूरी है। वैसे ही नेशनल इनकम कोई एक फिगर नहीं है, नेशनल इनकम बहुत सारी चीजें मिलकर है, जैसे जीडीपी सुना होगा आपने, यस, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, और ये चारों भी एट एफसी और एट एमपी, फैक्टर कॉस्ट भी और मार्केट प्राइस भी। तो ये 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे फिगर्स जरूरी है, राइट। बहुत सारे केसेस में ना लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं, विच इज गुड, विच इज गुड। जीडीपी से हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ है, राइट। बट दिस इज नॉट नेशनल इनकम, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स और वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल इनकम। तो एक्चुअली नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी, एफसी। अब ये तुमको पता है 2 मिनट के लिए, बट मैं ऐसा समझो कि नहीं पता, सो मैं एकदम नए सिरे से बता रहा हूँ। एनएनपी-एफसी होता है आपका एक्चुअल नेशनल इनकम, बट यहाँ पहुंचने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। वो क्या है, कैसे, हम धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे। थोड़ा थ्योरी पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं। देखो 6.1 कहीं दिख रहा है, ये थ्योरी पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं उससे सवाल आएंगे, हाँ आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो जैसे ही चैप्टर हो जाएगा हमारा, ये चैप्टर नहीं मतलब यूनिट बोलना है मुझे, यूनिट के बाद हमको छोटा छोटा डेली बेसिस के ऊपर 20-25 के एमसीक्यूज टेस्ट देने पड़ेंगे। 2 तरीके दे सकते हैं, पेपर पेन, अगर आपके पास यहाँ समय है, नहीं है तो ऐप के ऊपर डाल दूंगा, अपने घर पे सॉल्व करना, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक। तो बेसिकली चैप्टर का स्कोप क्या रहेगा, पहला डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि डिटरमाइन कैसे करना है। तो बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है, डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है कि उसकी अकाउंटिंग हो। प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स के लिए लेजर के बैलेंसेस चाहिए, लेजर के बैलेंसेस के लिए एक्चुअली लेजर्स बनाने पड़ेंगे, लेजर्स के लिए जर्नल्स बनाने पड़ेंगे। तो पूरी प्रोसेस करोगे तब फाइनल अकाउंट बनेगा। वैसे ही नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए उसकी अकाउंटिंग पहले हमको करनी पड़ेगी। ये कौन देखता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, देख लेते एक बार। और उसके नीचे हमको देखना क्या है इस टॉपिक में, इस यूनिट में पर्टिकुलरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड ऑल। उसके बाद मेजरमेंट कैसे किया जाए नेशनल इनकम का। 3 मेथड्स होती है, सुना होगा आप लोगों ने, इनकम मेथड, एक्सपेंड हुआ है नहीं हुआ, ठीक, छोड़ दो। तो 3 मेथड्स है मेजरमेंट के लिए, 12th में एनआर दूंगा तो भूल गए, नहीं ये तो अभी आएगा ना, ये आएगा, वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ उसके अंदर जो इनकम मेथड है पर्टिकुलरली, वो तो एक लेक्चर भर चलेगी, इतना लेंथी है। डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग नहीं होना चाहिए, कि चीज डबल काउंट ना हो वगैरह, और लिमिटेशंस और चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन, ये 100% थ्योरेटिकल पार्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, बट दैट डजंट मीन कि हमको पढ़ना नहीं। याद रखना, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, रटना कुछ नहीं है हमको, जो फॉर्मूला वगैरह है वो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, और ये 10 पॉइंट है लिखो, इस तरह के सवाल आने नहीं वाले। हाँ, एक पॉइंट दिया तो आपको अंदाजा आना चाहिए कि किस हेडिंग के अंदर का पॉइंट है, तो रटना नहीं, समझना है बस। पढ़ रहा हूं मैं। नेशनल अकाउंटिंग pioneered by the Nobel Prize winning economist Simon Kuznets and Richard Stone, अंडरलाइन कर दो। बस जब रिवाइज करोगे तब नजर के सामने आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये नाम अगर ऑप्शन में दिखे तो क्लिक हो जाना चाहिए, रटना नहीं है। फिर से एक बार, सिर्फ क्लिक होना है। आप हाइलाइटर यूज करो तो ज्यादा बेहतर, मेरी मर्जी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप हाइलाइटर यूज करो तो फट से आंखों में जाता है, ऐसा मुझे लगता है। गर्मी नहीं हो रही। It is a system of macroeconomic accounts from the stage of production of goods and services to the stage of their final disposition. तो प्रोडक्शन से लेकर एक्चुअल फाइनल डिस्पोजिशन तक के, डिस्पोजल होने तक के जो पूरी प्रोसेस है, वो सारी चीजों को हम नेशनल इनकम में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 31 मार्च को मेरे हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रेड दिख रहा है मुझे, ब्रेड, तो ये फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा रहेगा, राइट है। तो ब्रेड 2-3-4 तरीके से कंज्यूम किया जाता है। एक, डायरेक्टली खा सकते हैं, दूसरा ये हाउस होल्ड, चाय में डुबो के, राइट। दूसरा, ये घर वाला कोई नहीं खाएगा, हाउस होल्ड नहीं खाएगा, कोई फर्म इसे परचेस करेगी, और फर्म इसे परचेस करके क्या करेगी, ग्रीन चटनी लगाएगी, सैलड वैलड डालेगी उसके ऊपर, और ऊपर से करेगा और ग्रिल करके सैंडविच बना देगी। तो किसी के लिए फाइनल यूनिट है, वो फाइनल कंजम्पशन का यूनिट है, किसी के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो
तो क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नेशनल इनकम का हिस्सा बनते हैं? हाँ, अगर उसको फाइनल गुड्स में नहीं लिया है तो। एग्जाम्पल के लिए कूलर सबने देखे होंगे, कूलर्स, एयर कूलर, पानी डालते हैं हवा आती है, तो जो फैन घूमता है वो एक्चुअली फैन नहीं होता है, दैट इज एन एग्जॉस्ट फैन। तो जब आपको बाथरूम में या फिर वॉशरूम के बाहर की साइड में हवा निकालने के लिए जो फैन होता है, वही फैन एयर कूलर में भी लगता है। सो सीधी सी बात है, ये फैन जब बनता है वो अगर एयर कूलर में जा रहा है तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, बट अगर ये डायरेक्टली किसी के घर में वॉशरूम में इंस्टॉल हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट नहीं है, फाइनल कंजम्पशन गुड्स हो जाए, राइट है। सो अकाउंटिंग करते समय ये चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनको, अपने को नहीं। Like any other accounting system, the national income accounts first define concepts and then construct measures corresponding to these concepts. तो हमको सबसे पहले concept पढ़ने वाले अंडरलाइन नहीं करना है, मेरे लिए कर रहा हूँ सिर्फ। तो concept हमको पहले देखने पड़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेशन देखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन हमको 2 दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, उससे पहले concept से हमको खत्म करना है। National accounts help us to understand, mind it, national income नहीं बोला है, national accounts help us to understand how the various transactions from stage of production of goods and services to the stage of their final disposal are interrelated and give us an idea of the working of an economy. तो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा होगा 12th में, 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, कुछ ऐसा था अगर आपको याद आता होगा तो। एक हाउस होल्ड था और दूसरा था फर्म। फर्म से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और हाउस होल्ड को जाते हैं कंजम्पशन के तौर पे, और हाउस होल्ड से फर्म के लिए जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म की तरफ से हाउस होल्ड को पैसा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेंट के तौर के ऊपर, और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पैसा जाता है फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये अंदर गुड्स घूमते हैं और बाहर पैसा घूमता है, और ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है। ये फिक्टिशियस है, हाइपोथेटिकल है, राइट। एग्जैक्टली ऐसा नहीं चलता, क्योंकि 2 ही सेक्टर्स है। हमारी ही बात करें, इंडिया की ही बात करें, तो 3 डोमिनेंट सेक्टर चलते हैं, हाउस होल्ड, तुम मैं घर पे कंजम्पशन करने वाले, फर्म्स जो प्रोडक्शन करते हैं सर्विसेज देते हैं, थर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा कंजम्पशन और सर्विसिंग करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के सर्विसेज में सबसे पहले आ जाएगा रेलवे, पोस्ट डिपार्टमेंट, मारुति सुजुकी के अंदर भी उनका शेयरिंग है 49%, सही है। इसी के साथ नवरत्न कंपनीज है, हिंदाल्को, भेल, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऐसे कंपनीज में भी गवर्नमेंट का पैसा लगा। LIC गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो ये सर्विस प्रोविजनिंग, गुड्स प्रोवाइड करना, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसी प्रोविजनिंग जिसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी आरामदायक चलने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल, पानी जमा करना और पानी यहाँ तक के लाना। आपके घर पे भी नल होगा, पानी पट्टी देते, पानी पट्टी, टैक्स, पानी का टैक्स क्यों देते? पानी खरीद रहे हो आप, पानी तो बेचना अलाउड नहीं है वैसे, गवर्नमेंट जिस तरीके से बेच रही है। तो गवर्नमेंट आपसे पैसा पानी का नहीं लेती है, पानी वहां से आपके घर तक लाने का लेती है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, वो जो समांतर जलवाहिनी का काम चल रहा है पैटर्न से यहाँ तक के, दैट है। तो ये समझने के लिए नेशनल इनकम अकाउंट्स आपको समझना जरूरी है। इट हेल्प्स टू मीट द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन लेना आसान पड़ता है। अभी कुछ गवर्नमेंट डिसीजन हमें पसंद आए ना आए, डिसीजन है, हमको मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम बात कर सकते हैं, इलेक्शन के कुछ महीने पहले लाड़की बहन योजना आई थी, ओके। सो बेसिकली क्या हुआ है, वो आपके इस जेब से निकाल के उसी जेब में डाला गया। द थिंग इज, अमीरों से निकाला गया पैसा टैक्स के तौर पे, और जो लेडीज है, और एक थ्रेशोल्ड दिया उन्होंने, इससे ऊपर इनकम नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स रिफंड नहीं होना चाहिए, आपके पास कार नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके नीचे जो भी लेडीज रहेंगे उनको 1500 अ मंथ इन्होंने पैसा दिया, राइट है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो गया, ऐसा इनको लग रहा है। सो गवर्नमेंट के पास नेशनल 1500 फिगर आया कहां से? बजट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, 1500 आ गया। सो अभी अगले साल अगर बजट अच्छा बना सक रहे तो दैट बजट बड़ा हुआ, लेडीज का नंबर तो सेम है, तो 1500 का 2100 हो जाएगा, प्रपोज्ड, राइट है। सो गवर्नमेंट के एनालिसिस के लिए नेशनल इनकम डेटा बहुत काम करता है। दूसरा, प्राइवेट एनालिस्ट। ये प्राइवेट एनालिस्ट एग्जांपल के तौर के ऊपर KPMG सुना है क्या नाम? KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, ये बड़े कंसल्टेंट्स हैं। ये कंसल्टेंट्स किसी भी कंट्री के बारे में एनालिसिस करते हैं और दूसरे कंट्री के जो अपने काउंटर पार्ट्स या क्लाइंट्स हैं उनको सजेशन देते हैं, आओ इंडिया में बिजनेस मस्त चल रहा है इधर, है ना। एग्जांपल EV अच्छा चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी BYD सुना है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ समय पहले तक कि टेस्ला थी, नाउ इट इज BYD। सो BYD को कंसल्टेंसी कौन देगा? यही लोग देंगे। ये कंसल्टेंसी का बेस क्या रहेगा? नेशनल इनकम। उससे हमको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट EV व्हीकल्स को इतनी अच्छी सब्सिडी दे रही है, राइट टाइम में मार्केट में घुस जाओ, सस्तों में आप बेच पाओगे, मार्केट में फैल जाओगे। जब सब्सिडी बंद हो जाएगी तब आप मार्केट के राजा बन जाओगे।
एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा ईवी कौन सी बिकती है इंडिया में? नेक्स्ट वन टाटा। टाटा इतने आगे कैसे निकल गई? सबसे जल्दी शुरुआत की। दूसरे कंपनीज R&D में ही चल रही थी। महिंद्रा के एडवर्टीजमेंट करके 2025 में हमारी ईवी व्हीकल आएंगी, तब तक नेक्स्ट वन कहीं के कहीं पहुंच गया था। सो जितने जल्दी एंटर करोगे, ये डेटा कहां से पता चल रहा है? नेशनल इनकम से। पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन टेकर्स। पॉलिसी मेकर्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट के तौर पे ही पॉलिसी बनाई जाती है, और डिसीजन टेकर्स गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जांपल आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईपीएस तो नहीं इस पे डेटा लेगा ना, नेशनल इनकम का डेटा पुलिस वाले क्या करेंगे, बट रेवेन्यू सर्विस वाले ये डेटा यूज करेंगे और इसके बेसिस के ऊपर कुछ पॉलिसी डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दो अच्छे से, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। और यहां से वन ऑफ द आउटपुट इज नेशनल इनकम। यहां से वन ऑफ द आउटपुट इज नेशनल इनकम। मुझे बताइए, 50 लाख रुपए प्रॉफिट अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि क्या क्या चाहिए? जिससे आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, राइट है? अब 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बाजू में फार्म फूड है उनका, और 50 लाख रुपए प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनका, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 50 लाख का प्रॉफिट एक नॉर्मल सी शॉप के लिए बहुत हेवी हो जाएगा, बट एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? वैसे ही नेशनल इनकम एक एब्सोल्यूट फिगर में किसी काम का नहीं है। 1 अरब डॉलर नेशनल इनकम है, मेक्स नो सेंस। इसीलिए ये 1 अरब डॉलर बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया डिवाइड बाय पॉपुलेशन, इससे हमको मिलेगा पर कैपिटा इनकम। ये ज्यादा साउंड मेजर है। इसीलिए मैं जब कह रहा हूं ना, नेशनल इनकम अपने आप में बहुत भारी फिगर नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है, बट हाँ उसके बेसिस के ऊपर 50 इंडिकेटर पैदा होते हैं, इसलिए वो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर का नाम बदल दो, नेशनल इनकम है। यहाँ पे सिर्फ नेशनल इनकम पढ़ के कोई कुछ नहीं होने वाला। नेशनल इनकम को कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझना जरूरी है, समझा? सो कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स नॉट नेशनल इनकम। मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ ये चीज को, ये चैप्टर नेशनल इनकम भी है, अल्दो इस चैप्टर का नाम नेशनल इनकम है, ये प्योरली नेशनल इनकम के बारे में नहीं बात करेगा। सो CSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया नेशनल लेवल के ऊपर। हाउ अबाउट स्टेट लेवल्स? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बिहार, नीचे तमिलनाडु, तेलंगाना, ऊपर की साइड में क्या रहेगा? यूपी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल, ये सारे स्टेट लेवल के ऊपर हर एक स्टेट अपना अपना खुद का नेशनल इनकम के रिलेशन में कोई फिगर निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, DES, एक्चुअली SDES होना चाहिए, बट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कंपाइलिंग द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स। अभी देखो, GDP तो सुना है आपने, वही हो गया है SDP, है ना? तो जो GNP होगा वही SNP भी होना चाहिए, जो NNP होगा वही ग्रॉस के बजाय नेट आ जाएगा, सही है? और अदर एग्रीगेट्स, जो सारे एग्रीगेट्स बाकी के हैं वो यही स्टेट लेवल के ऊपर ऑपरेट करेगा या फिर कंप्यूट करके देगा। कौन? DES। क्या है DES? डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सवाल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बन सकता है MCQs में कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेट लेवल के एग्रीगेट फिगर्स। तो DES, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ, बोलो बोलो, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस, इसको फटाफट पढ़ के निकल जाएंगे हम। ये पहला यूनिट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुमको बोल दूंगा घर से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर फट से डिस्कशन करके टॉपिक क्लोज कर देंगे, क्योंकि इससे सवाल खास नहीं बनेंगे बट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी। National income accounts are fundamental aggregate statistics in macroeconomic analysis and are extremely useful, especially for the emerging and transition economies. क्यों भैया ऐसा? ऐसा इसलिए चल USA और इंडिया, मेरे पास 10 लाख रुपए है या 10 लाख का इक्विवेलेंट US डॉलर्स है, दोनों भी है मेरे पास। USA में FD करना और इंडिया में FD करना, वेयर वुड यू प्रेफर? अब मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ जो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यू टेल मी, USA में या इंडिया में, और क्यों, व्हाई, ये भी बताइए। तो फिर कम डॉलर मिलेंगे ना मेरे पास रुपए अगर है तो, समझा? अगर डॉलर का भाव 80 रुपए के बजाय 100 रुपए हो गया तो डॉलर महंगा हो गया, तो कम डॉलर मिलेंगे फिर मुझे।
अब मेरा सवाल है आपको, कौन सी डेवलप्ड और कौन सी डेवलपिंग है? यूएस डेवलप मतलब क्या? मतलब क्या? अपन अंडर डेवलप नहीं भैया, डेवलपिंग है। यूएसए इज डेवलप। हाँ, यू टेल मी, आर यू ग्रोइंग और यू ग्रोन अप? यू आर ग्रोइंग एंड आई एम ग्रोन अप। अब मेरी हाइट कल 2 इंच से बढ़ेगी, सही है गलत है? गलत है। आपकी बढ़ेगी? थोड़ी सी बढ़ेगी ना, मान लेते थोड़ा सा, 2 इंच से बढ़ेगी, साल 1.5 साल में बढ़ जाएगी। कहाँ से आया ये? क्योंकि आप ग्रोइंग हो, मैं ग्रोन अप हूँ, ये ग्रोन अप है, ये ग्रोइंग है। ये कैसे पता चलता है? रेट ऑफ इंक्रीज क्या है हर साल का। तो अगर यूएसए में 2% भी एनुअल ग्रोथ मिल गई तो पार्टी हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, क्योंकि ग्रोथ के लिए स्कोप बचा ही नहीं है। इंडिया में ग्रोथ के लिए स्कोप बचा है, 7% भी आ गई ना तो हम रोते हैं कि भाई 8 क्यों नहीं आ रहा है, 9 क्यों नहीं आ रहा है, राइट है? सो वी आर डेवलपिंग कंट्री। अब इस लाइन के ऊपर अगर हम इमर्जिंग या ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी है, ट्रांजिशनिंग मतलब अंडर डेवलप से डेवलपिंग, ट्रांजिशन हो गया, डेवलपिंग से डेवलप, ट्रांजिशन हो रहा है, हम उस ट्रांजिशन फेज में है अभी। तो जब हम इस फेज से जाएंगे, हमको अंदाजा आना जरूरी है कि हम हैं कहाँ पे। एग्जाम के पहले आप डेली शेड्यूल देखते बैठे, एग्जाम होने के बाद आप शेड्यूल ही नहीं देख रहे, समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझना हमारे जैसे कंट्री बहुत जरूरी है, जिससे हमको समझ में आएगा कि कहाँ पैसा स्पेंड करना है गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन के स्पैन में हमने देखा, राइट फ्रॉम दिल्ली इलेक्शन और क्या ये महाराष्ट्र इलेक्शन, हर जगह पे निस्तक फुकड़ में पैसे बांट रही गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू बी मोर प्रिसाइज। सो बेसिकली सही चीज नहीं है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट की कोई बात करेगा तो हमको अच्छा भी लगेगा। वोटिंग अभी तुम कोई भी वोट नहीं करा शायद ना, क्या कर रहे हो? किया? आ? अच्छा अच्छा, ओके, लोकसभा और अपना ये विधानसभा, ठीक है, मैं टेंशन में आ गया। तो ग्रोथ के बारे में अगर कोई बात करेगा तो सही रहेगा। अभी ग्रोथ की बात कहाँ से आएगी? इन फिगर्स से आएगी, इन फिगर्स से पता चलेगा, करेक्ट? सो एक इमर्जिंग या ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी लाइक वन ऑफ इंडिया, हमारे लिए फिगर बहुत जरूरी है समझना, ओके? तो क्या यूएसए का फिगर नहीं आया तो भी चलेगा? नहीं, ऑब्वियसली वो भी ध्यान देंगे, बट जितना ध्यान देकर हमको काम करना जरूरी है उतना उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं भी उन्होंने ध्यान दिया तो भी एक पर्टिकुलर रेट से उनका बढ़ ही रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस टू फोकस द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अभी नेशनल इनकम का और मेरे बिजनेस का कुछ कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल कनेक्शन है, राइट है? सो पूरा नेशनल इनकम एक फिगर के तौर के ऊपर नहीं आता है, ये फिगर 3 टुकड़ों में पहले बंटता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। पता है? प्राइमरी सेक्टर बेसिकली प्रोडक्शन एग्रीकल्चर गुड्स के, सॉरी, जो हार्वेस्टिंग लाइन के ऊपर चलते हैं, फिशरी चलते हैं, हॉर्टिकल्चर चलते हैं, कुक्कुट पालन क्या बोलते हैं उसको, कोमड़े पालन, पोल्ट्री 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 फार्मिंग, फिश का क्या रहता है? पिसिकल्चर, दे कॉल इट पिसिकल्चर। तो ये सारे डिवीजन, मतलब जो नेशनल इनकम है ना, 3 सेक्टर में बटा, फिर प्राइमरी सेक्टर 15 सेक्टर में बढ़ जाएगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, डोमेस्टिक गुड्स होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स जिसको कहते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, फिर इन तीनों में बढ़ जाएगा। और सर्विस सेक्टर में भी 50 अलग अलग सेक्टर आ जाएंगे। फिर मेरी कंपनी या मेरी फर्म कौन से सेक्टर में आती है, मैं उसका डेटा देखूंगा। इस वजह से मुझे एक छोटे बिजनेस को भी अपनी फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करना पॉसिबल है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर फैक्ट्री इन बेंगलुरु बाय ओला। ओला की 2 व्हीलर जहां बनती, वो फैक्ट्री का वीडियो देखा है? अगर आप टाइम पास यूट्यूब पे कभी करते ही हो तो उस समय देख लेना, फ्यूचर फैक्ट्री बाय ओला एट बेंगलुरु। वो फैक्ट्री देख के ध्यान में आएगा कि भैया ने कितना भरोसा था खुद के ऊपर, कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, मतलब जैसे हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में सिर्फ फैक्ट्री है, जगह नहीं, फैक्ट्री फैक्ट्री शेड के साथ बनाकर रखी है। क्यों? क्योंकि भरोसा था फ्यूचर में डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट लाइन के लिए, ईवी के लिए आएगी, राइट? उस भरोसे के बेसिस के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए। नेशनल इनकम से ये पता चलता है। अब ये बताना गलत हो जाएगा अभी, बट ठीक है। आयन लिथियम बैटरी बनते हैं, राइट है? आयन लिथियम बैटरीज, बैटरी पैक जो बनता है गाड़ी में, उसके लिए एक बेसिक एलिमेंट लगता है, लिथियम। लिथियम लगता है, कोबाल्ट लगता है, और ये चिले, ये कंट्री का नाम है, अपन चिली बोलते हैं इसको, बेसिकली इट्स चिले, पेरुवियन कंट्री या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे भयंकर इसके वो से माइंस है। तो ये जो माइंस है ये चाइना ने खरीद लिए, इंडियन गवर्नमेंट नहीं खरीद पाई, उस समय ध्यान नहीं दिया गया, राइट है? बट वही अब जब भावेश अग्रवाल को पता चलता है कि चिले में जो है पूरा कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट का है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में या चाइनीज एंटरप्रेन्योर के साथ में टाई अप करके इंडिया में ये डेटा, सॉरी, मटेरियल मंगवाया जाता है। ये पता कहाँ से चलता है? ये पूरा नेशनल इनकम से ही पता चलता है कि इंपोर्ट में कितना परसेंटेज जा रहा है, राइट?
दूसरा, अभी हमको भी पता है कि हमारा जो पूरा इंपोर्ट बिल है उसका मोर देन 46% जाता है क्रूड ऑयल में। सो सब्स्टिट्यूशन चाहिए रहेगा, ईवी इज बेहतर सब्स्टिट्यूट। आपको गर्मी नहीं हो रही है क्या? मुझे हो रही है एक्चुअली, एसी चल रहा है उधर। सेकेंड, the estimates of national income show the composition and structure of national income in terms of different sectors of the economy। मैंने थोड़ी देर पहले बोला अलग अलग सेक्टर का बंटवारा दिख क्या आता है, the periodical variations in them and broad sectoral shifts in an economy over time। ये sectoral shift क्या होती है? 1949-50 के आसपास अगर देखोगे ना तो 71% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। बट आज की अगर हम बात करें तो लेस देन 40% पे आ गया वो आंकड़ा। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर तो बड़ा है। मैं क्या बोला समझा क्या? उस समय पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा वहां पर जाता था एग्रीकल्चर में, तो नंबर जो था उससे बड़ा नंबर है आज। लेकिन जो डिवीजन के लिए टोटल पॉपुलेशन है वो तो कई गुना बढ़ गई है, तो परसेंटेज कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल एग्रीरियन लाइफस्टाइल से शिफ्ट होकर अभी कंज्यूमर लाइफस्टाइल की तरफ चल गया। सेक्टरल शिफ्ट पता चली कहां से? नेशनल इनकम स्टडीज से। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन टू सेक्टोरल समझ में आ रहा है ना? 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Sectoral contribution to national income information is used by government to decide various sector-specific development policies to increase growth rates। अगर आप किसी गांव को बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि क्रॉप लोन का टाइम आ जाता है। एक समय आता है लोग ना लोन रीपे करते ही नहीं है एग्रीरियन, मतलब पर्टिकुलरली किसान, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया बहुत जल्दी हमारा जो एग्री लोन है वो माफ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आता है कि प्राइमरी सेक्टर या आपका एग्रीरियन सेक्टर थोड़ा सा पीछे चल रहा है। खूपच थकले रे तू, तेच म्हणून म्हणतोय ना, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा डालना, अभी पैसा डाले कैसे? लोगों के खेती में जाके थोड़ी ना हम हल चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, सॉरी नॉट ट्रैक्टर चला सकते हैं। तो क्या किया जाए भाई, इनमें पैसा इन्वेस्ट करने का सीधा सीधा मतलब है गवर्नमेंट की एजेंसीज अपॉइंट करो जो मृदा संवर्धन या मिट्टी के नमूने लेने, पानी की खोज करना, ये जलयुक्त शिवार बनाना, ये सारी चीजों में पैसा डालेंगे। और भी पैसा है तो कहाँ डालें? लोन माफ कर दो जिसके वजह से इनके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा। तो सेक्टोरल किधर गया? सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज तभी पता चलेंगे जब सेक्टर का डेटा हाथ में। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आल्सो प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव बेस, माइंड इट नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव आंकड़े आएंगे हमारे हाथ में, क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस। एक मॉडल है, याद रखना आएगा आपको, महालनोबिस मॉडल। HYVP सुना है? नहीं। आधे सिख लोग कनाडा में मिलेंगे, क्यों? नजीक पड़ता पंजाब से, फिर क्या हो गया ऐसा? बहुत पैसा आया जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शन, तो उन्होंने गेहूं के अच्छे से मराठीत वाण म्हणतात, गव्हाचं चांगलं वाण, चांगली बीज, नया बीज लाया जो पंजाब में एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर शुरू किया। तो इतुसा पंजाब उसको आज इंडिया का पूरा गेहूं का सप्लाई करते आएगा, इतना स्टॉक है। तो इतना पैसा आने की वजह से अच्छा खासा पैसा आ गया, तो कोई पर्सन वहां पे कनाडा चला गया और उसके पीछे आधा पंजाब निकल चुका है, राइट? इतना पैसा पंजाब के किसानों के पास आ गया। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये मॉडलिंग हुई थी महालनोबिस जिन की थी, इनको पद्मश्री तक के मिला है इस काम के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये मॉडलिंग के लिए डेटा चाहिए। अब डेटा नेशनल इनकम से पता चलेगा for assessing and choosing economic policies and for objective statements as well as evaluation of government's economic policies। पॉलिसीज कैसे चल रहा है और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। जनवरी महीने में हम कौन सा साल है? 2025, मतलब 28 फरवरी आएगा, 28 फरवरी विल बी द डे जहां पर बजट प्रेजेंटेशन होगा। अगर उस दिन हम साथ में हैं तो मैं कुछ बातें बताऊंगा जो इससे रिलेट करेंगी। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स थ्रो लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें बाजू में पेंसिल से लिख देना गिनी इंडेक्स, ये 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब होता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, 1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, और इंडिया का मेजर है 0.91, मतलब इंडिया में भयंकर इनइक्वालिटी है। ऐसा कहा जाता है इंडिया इज अ पुअर कंट्री ऑफ रिच पीपल, मतलब चुनिंदा अमीर लोग हैं और अल्ट्रा अमीर है, फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया में क्या हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हु आर नॉट एबल टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट, खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, ऐसे भी है। सो
जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ये पता कैसे चल सकता है? ये इनकम टैक्स के एनालिसिस से पता चल सकता है अलॉन्ग विथ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में एक नया फिगर आएगा, पर कैपिटा नेशनल इनकम। अभी पर कैपिटा नेशनल इनकम से $48,000 है इंडिया का, और टोटलिटी में अगर हम अपर ब्रैकेट देखें तो $48,000 शायद इनकी घंटों की कमाई है। सो हेवी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड पॉसिबल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट इनकम कैटेगरीज। ये आगे है यहाँ, ऐसे ही नहीं दिया, आगे है सिलेबस में, आगे मतलब इस चैप्टर में नहीं है, दो एक चैप्टर के बाद है। It facilitates the process of comparisons of structural statistics such as ratios of investment to growth, बहुत जरूरी है, taxes proceeds and fiscal deficit। अब ये तुमको अभी नहीं समझेगा। फिजिकल का मतलब है फिनेंशियल कैलेंडर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो काम चलता है वो, और डेफिसिट का मतलब होता है जहां पर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से। ये एनपीओ में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। डेफिसिट और दूसरा वर्ड है सरप्लस, सरप्लस राइट है। तो डेफिसिट एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से। अगर मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करूं, गवर्नमेंट के बजट की बात करूं, तो कौन सा बजट इंडिया के लिए बेहतर है, डेफिसिट बजट या सरप्लस बजट? ये लगता है ये गलत है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया जैसी गवर्नमेंट के लिए डेफिसिट बजट ज्यादा जरूरी है। सरप्लस बजट का मतलब क्या है? तुम लोग, मैं गवर्नमेंट हूँ, तुम लोग मुझे टैक्स दे रहे हैं 10,000 रुपए, और मैं तुम पे खर्चा कर रहा हूँ 7,000 रुपए। तुम पे खर्चा कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? नदियां ही थोड़ी सी ब्रॉड कर रहा हूँ, व्हील्स बनाता है, बिल्डिंग ही बांध रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। तो 3,000 मेरे पास बचे, क्या करूँ इस 3,000 का? मैं कुछ भी नहीं। हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, मैं ये 3,000 आपको वापस दे दूं तो किसी तरीके से ये 3,000 आप बिजनेस में लगाओगे, एक्सपोर्ट करोगे और इंडिया को ग्रो करने में मदद करोगे। अब मेरे पास, आपने 10,000 दिया, मेरे पास 10,000 नहीं 11,000 स्पेंड करने का, 12,000 स्पेंड करने का बजट है। 2,000 कहाँ से लो? लोन लेते हैं आईएमएफ से, लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, हमको ग्रांट मिलता है जापानीज गवर्नमेंट से, ऐसे अलग अलग जगह से आता है। तो इनकम है मेरा 10,000 और एक्सपेंस होता है 12,000। ये होता है डेफिसिट बजट। इट इज गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया का सालों साल बजट डेफिसिट में है, सालों साल बजट डेफिसिट में है। 2003 में एक एक्ट आया, आई एम अमेज्ड, आपको ये पता क्यों नहीं है? 12th के इकोनॉमिक्स में है ये सब। 2003 में एक्ट आया था, जो डेफिसिट है उसको 2.5% के नीचे रखना जरूरी है। मतलब जितना आपका इनकम है उससे 2.5% ही ऊपर आप एक्सपेंस कर सकते हैं। 2.5% लाख करोड़ में चल जाता है, इतना बड़ा बजट होता है, राइट है। सो फिजिकल डेफिसिट समझने के लिए भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और नेशनल इनकम हेल्प करता है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। हम खुश है क्योंकि पाकिस्तान वांदे में है अभी, है ना। ऐसे दिखता बहुत ज्यादा कि वो बेचारे बहुत ही खराब हालत है। जो एलपीजी है वो तक के प्लास्टिक के बैग में लेके जा रहे, गॉड फॉर, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर कहीं पे पिन लग गई कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट ये जो सिचुएशन आई है ये हमारे और उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बीच गैप बताती है, राइट। और ये गैप किसके पर चलते हैं? ये फिगर्स मतलब आज के डेट में तो हमारे पास रील्स एंड सोशल मीडिया आ गई इसलिए पता चल रहा है। पहले कैसे पता चलता था? जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं थे, नेशनल इनकम कंपैरिजन। अब सीधी सी बात है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या भूटान छोटे हैं, तो इंडिया का नेशनल इनकम तो बड़ा होना ही है। तो सही मेजर नहीं रहेगा नेशनल इनकम कंपैरिजन के लिए, पर कैपिटल नेशनल इनकम देखना पड़ेगा कि इंडिया बेहतर कर रही है नहीं। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? International comparisons in respect of incomes and living standards assist in determining eligibility for loans। तुम्हारे मेरे लोन की बात नहीं कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो लोन मांग रही है उसकी बात कर रहे हैं। एंड और other funds or conditions under which such loans and or funds are made available by IMF or IBRD, World Bank, to the governments combined with financial and monetary data। अभी आप बोलोगे फाइनेंस और मनी तो एक ही है, नहीं है, आपकी उम्र के लिए सही है, बट कुछ दिनों बाद मनी मार्केट नाम से एक चैप्टर आएगा, उस समय फाइनेंस और मनी का डिफरेंस बताते हैं। तो कंबाइंड विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा, नेशनल इनकम डेटा प्रोवाइड्स अ गाइड टू मेक पॉलिसीज। बहुत जरूरी है, गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं। ओके, मुगाबे नाम सुना है? जिम्बाब्वे। अब तुमको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं जब छोटा था तो उस समय हिट स्ट्रीक, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, माम्बोआ, ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और जिम्बाब्वेन टीम अच्छी टीम मानी जाती थी। अब क्रिकेट दिखता ही नहीं जिम्बाब्वे में, रीजन मुगाबे गवर्नमेंट है। हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था वहां पे। 2 मिनट बाहर जा रहा हूँ।
चल भैया, ज्यादा डिटेल में ही जा रहा हूँ. ड्यूरिंग रॉबर्ट मुगाबे's गवर्नमेंट इन जिम्बाब्वे द कंट्री एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हाइपर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन भी नहीं, एक्सट्रीम हाइपर इन्फ्लेशन with inflation rates reaching astronomical levels. millions of millions of percentage में आता है. समझाता हूँ मैं क्या exactly. Primarily due to the government's excessive printing of money to fund its budget deficits. बजट में कमी है तो क्या करें, पैसे छापो. पैसे छापे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं काम कर रहा था, गवर्नमेंट ने पैसे छापे, मेरे को पैसे दिए, मुझसे काम कराया, अब मेरे पास पैसे, अब मैं काम क्यों करूँ. तो पैसा छापना कोई सोल्यूशन नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम पोज करेगा. लीडिंग टू रैपिड डिवैल्यूएशन. यू अंडरस्टैंड दिस डिवैल्यूएशन. इंडियन करेंसी का भी करंटली बहुत हेवीली हो रहा है. ऑफ द जिम्बाब्वेन डॉलर एंड सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन द मॉडर्न हिस्ट्री. परसेंटेज में अगर मिल गया ना तो देख लेते. 88.7 ट्रिलियन. अब 6 ट्रिलियन क्या होता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, सिक्सिलियन. मतलब 3 जीरो के 6 गुच्छे एक के ऊपर इंटू 89.7. ये है एनुअल. मतलब कोई चीज 100 रुपए की है तो 100 रुपए इंटू 89.7 इंटू 1 के ऊपर 3 गुच्छों के 6 जीरो, मतलब 18 जीरोस. इतना लगेगा जो पहले 100 रुपए की चीज है उसको खरीदने के लिए 1 साल के बाद. भयंकर था ये भयंकर था. और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2009 तुम्हारे पैदाइश के समय की बात है. जस्ट इमेजिन क्या हुआ. ये इन्फ्लेशन है. यू टेल मी, इज इट गुड? नहीं. बट ग्रोथ का कोई ऐसा आप केस नहीं दिखेगा जो सही नहीं हुआ. तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथ और इन्फ्लेशन आर नॉट सिनोनिम्स. ये एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं. एग्जांपल के लिए हमारा जीडीपी 2 मिनट के लिए पकड़ रहा हूँ 100 है और अब हो गया 120. 100 से 120 होने के 2 रीजन है. पहला, प्रोडक्शन बढ़ गया. सपोज 100 का 112 हुआ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, और 112 का 120 हुआ प्राइस बढ़ने की वजह से. समझा? तो ये है ग्रोथ और ये है इन्फ्लेशन. समझा? इससे कुछ खास किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ चीजें महंगी हो गई. जो पहले 100 में आता था वो 120 में आ रहा है. तो चलो भाई 20% खर्चा बढ़ा, लेकिन मेरी कमाई भी 20% बढ़ी तो मेरे को पिंच नहीं हुआ. राइट? बट इससे सबको फायदा होगा. बट यही 100 का 80 पे चला गया जो कोविड के दरमियान हो गया था इंडिया में. ग्रोथ नेगेटिव में दिखने लग गई थी. वो थोड़ी खराब सिचुएशन है. दैट इज द ओनली क्वार्टर जो लॉकडाउन वाला क्वार्टर है जिसमें इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ देखा. अदरवाइज ग्रोथ कम रेट पे ग्रो हुआ बट ग्रोथ जरूर हुआ. समझ में आ रहा है आपको इन दोनों का डिफरेंस? तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन सिनोनिमस नहीं है. बोला अभी नहीं समझेगा बेटा तुमको. मतलब जो समझ सकता मैं तुरंत बता दिए. चलो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ. 1992 स्कैम देखा? पक्का? हर्षद मेहता, राइट. हर्षद मेहता कुछ समय बाद एक ऐसे आदमी के टच में आता है जो बैंकर होता है और वो बोलता है हर्षद मेहता तू तू से काम कर रहा है, मेरा देख समंदर है. तो वो जो समंदर है ना वो मॉनिटरी है. और फिनेंशियल का मतलब है जो मनी से रिलेटेड है बट अक्रूवल बेसिस के ऊपर काम करेगा. इसको थोड़ा सा ऐसा देखो. तुमको कैसे बताओ, 2 मिनट रुको. एक्चुअली M1 M2 M3 M4 पता है क्या तुमको? ब्रॉड मनी, नैरो मनी. तुमने दिया है ना अटेम्प्ट? अटेम्प्ट दिया है ना तुमने लास्ट? तुमने पढ़ाई नहीं की थी. ठीक है जो भी. कहाँ गया वो? अब फाइनेंशियल डेटा का मतलब क्या रहेगा? ऐसा डेटा जो पर्टिकुलरली गुड्स के बारे में बात कर रहा है, एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स. सो हम ये नहीं बोलेंगे कि 3 मिलियन मेट्रिक मीटर कपड़ा बना, हम बोलेंगे 3,000 करोड़ रुपए का कपड़ा बना. ये है फाइनेंशियल टर्म्स में. राइट? अब किधर गया? हाँ, मॉनेटरी डेटा का मतलब क्या है? ये जो सारा पैसा है वो किस तरीके से हमारे इंडिया के पास है. सबसे पहला आता है लीगल टेंडर. लीगल टेंडर में 2 टाइप आते हैं. एक आता है करेंसी नोट्स और दूसरा आता है करेंसी कॉइन्स. नोट कौन छापता है और कॉइन कौन छापता है? अरे नोट सारे आरबीआई छापता है एक्सेप्ट फॉर 1 रुपए का नोट. 1 रुपए के नोट के ऊपर आपको आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं दिखता है. इट इज फिनेंस मिनिस्टर. और सारे कॉइन्स फिनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ही चलते हैं. इसको टकसाल कहा जाता है, मनी मिंटिंग. कासादी पापेल देखा है? मनी हाइस्ट.
वही कासा दी पापल है। सो बेसिकली वो जो पूरी फैक्ट्री बताइए जिसके अंदर ये सब अंदर जाके घुस के बैठ जाते हैं, वही मनी मिंटिंग फैसिलिटी है जो इंडिया में कोयम्बतूर में एक और एकदम नजदीक नासिक में है। तो लीगल टेंडर में कितना पैसा है, दूसरा डिपॉजिट में कितना पैसा है। अब डिपॉजिट में भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट। ये तो सुना होगा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। हाँ, तो मॉनिटरी डेटा इसका एनालिसिस करता है और फाइनेंशियल डेटा इसका एनालिसिस करता है। ये सिंपलेस्ट है जो मैं अभी बता सकता आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से, समझा? बस फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये नहीं भी समझा तो बस मुझे पता है इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम आते हैं प्रॉपरली, कितना हो रहा है 7:30 चलेगा ना कीजू? अभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके अंदर थोड़ी देर से जाता हूं मैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए फर्ज करो ये है इंडिया, सॉरी मेरा डायग्राम थोड़ा सा कच्चा पक्का है, दिस इंडिया, ओके। तो ये है बाउंड्रीज, डिफाइन इंडिया। आप लॉ तो पढ़ना चालू कर दिया, लॉ के अंदर बोला दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है? तो बाउंड्री कहां तक है? यहां तक है, राइट? यहाँ पे पानी है, पानी में कहां तक? लड़का लड़का, मैं लड़का है, मेरे को एक टाइम पे एक ही आदमी की बात समझती। वाटर में भी ऐसे एक बॉडी का ऐसे बलू लाल लाल वहां तक ही वो जा सकता, मतलब इतना जहाँ पर मेरे निकलेगा इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन के राइट्स, वहां तक मिनरल निकाल सकते, मतलब फिशर वगैरह जा सकते हैं दूसरी तरफ। उसके बियॉन्ड चले गए तो नहीं चलता, इंटरनेशनल वाटर्स में चले गए ऐसा कहा जाता है। फिशर में जा सकते, जैसे इंडिया से श्रीलंका तक जा सकते, डायरेक्ट श्रीलंका तक, मतलब वहां की बाउंड्री उसके आगे कितनी है वही पूछ रहा हूँ। वो एग्जैक्ट बाउंड्री, ठीक है, इट इज 14 नॉटिकल माइल्स, याद रखना। ये आपको जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना इंटरमीडिएट में तब काम आएगा। 14 नॉटिकल माइल्स, जमीन पे 1 माइल और पानी के अंदर का 1 माइल अलग अलग होता है, तो पानी के अंदर नॉटिकल माइल मेजर होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, 1 माइल से लंबा होता है। तो 14 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन के राइट्स है। इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन में मछली पकड़ना भी आ जाता है। इसके बियॉन्ड अगर कोई चला गया, तारक मेहता देखा क्या लास्ट हफ्ते 1.5 हफ्ते, वो जो उधर जो मछुआरों को पकड़ा था वही हुआ, टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड चले गए तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनको पकड़ लिया, ऐसा कुछ बताया। ठीक है, सो इंडिया है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक। जो भी प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब क्या? सपोज ये है पूरा प्रोडक्शन का फिगर, ये प्रोडक्शन का फिगर आएगा कैसे? हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के लिए किसको कितना खर्चा दिया, राइट? तो ये सबका खर्चा या सबका टोटल शुड बी दिस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सही है? तो क्या आएगा? सबसे पहले रेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमिक्स में, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड के लिए क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर के लिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, ओके। अब प्रॉफिट के भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी उसमें नहीं उतरते ये 4। कभी कभी मालिक खुद की प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, खुद ही मेहनत करता है, खुद ही पैसा लाता है, ऐसे सारे टुकड़ों को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, राइट? ये सारा मिला के हो जाता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन हटाया नहीं है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी सिर्फ जीडीपी देख रहे हैं, एमपीएफसी बाद में देख लेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो भाई किसी ने कहा देखो ये जो है बात सही है, लेकिन कैपिटल का वेयर एंड टेयर आप हटा दीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोडक्शन में आप नई मशीन भी बनाए तो भी प्रोडक्शन उसको पकड़ते ही हो। सो एक बार आपने उसको इंक्लूड कर दिया, अगले साल सपोज 1 लाख की मशीन बने, अगले साल 10,000 ऐसे 10 साल तक आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो पहले साल में 1 लाख आपने प्रोडक्शन दिखाया, अगले साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसमें आपने ये मशीन का डेप्रिसिएशन 10,000 ऐड कर दिया, तो ये 1 लाख और वापस से 1 लाख। तो प्रोडक्शन एक बार हुआ लेकिन कंपटीशन 2 बार हुआ, एक बार 1 साल में, एक बार 10 साल में मिलकर। ये तो गलत है, तो बोलते डेप्रिसिएशन हटा दो।
तो इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देते तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं एनडीपी। तो ग्रॉस ये वर्ड और नेट ये वर्ड में फर्क है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का। सो ग्रॉस से डेप हटा दो तो नेट मिलेगा, या नेट में डेप ऐड कर दो तो ग्रॉस मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब हुआ ऐसा कि मेरा एक बिजनेस यूएसए में भी है, एक बिजनेस अफ्रीका में भी है, एक बिजनेस इधर ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में भी है, राइट? सो ये सारे बिजनेस मेरे अलग अलग जगह पर है। सीधी बात है, अगर मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ तो कुछ पैसा लाऊंगा, कुछ पैसा मुझे लाना भी पड़ेगा क्योंकि मैं प्रॉफिट है। इस पैसा जो लाते हैं इसको रिपैट्रिएशन कहा जाता है। तो जब ये पैसा मैं इंडिया में लाऊंगा, सो इंडियन गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं घर पे पैसा लाऊंगा मतलब मेरे मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे सब खर्चा करेंगे उसको, मैं भी खर्चा करूंगा, यहाँ पे स्टेट परचेज करूंगा, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज लाऊंगा। सो जो इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है उसी के साथ साथ इंडियन आदमी जो बाहर मेहनत करके पैसा लाता है वो भी तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडियन लोगों ने ही बनाया हुआ पैसा है। सो क्यों ना इसे भी हम ऐड कर दें, राइट है? इसे इनकम फ्रॉम अब्रॉड पकड़ लेते हैं इसके लिए, राइट है? तो यहां से पैसा ला ला के हम यहां पर रख रहे हैं। उसी समय मेरे बाजू में जॉन है जो यूएसए से आया है, तेमुआ है जो अफ्रीका से आया है, शेन है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है और इंडिया में काम कर रहा है। तुमने पनीनी सुना होगा, बहुत फेमस हो रहा है आजकल बेंगलुरु में, यूएस का लड़का है, नहीं पता क्या? ठीक है, किसी दिन देखेंगे उसका रील, बहुत मजेदार है। मतलब कैसे बाहर का आदमी इंडिया में 50 करोड़ का सेल कर रहा है, एक दुकान से 50 करोड़ का पनीनी सेल कर रहा है। अब पनीनी क्या होता है घर पे जाके देख लेना, इट्स अ डिश। सो ये लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और यहाँ से बाहर भी भेजा जा रहा है पैसा। तो जैसे मैं पैसा अंदर लेके आ रहा हूँ ऐसा ही कोई आदमी जो बाहर पैसा लेकर जा रहा है तो वो भी मुझे इनकम सेंट टू अब्रॉड ये भी रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट है? तो इन दोनों को मिला के एक फिगर नेट ले लिया, इसका नाम है नेट, छोड़ो पता नहीं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI, राइट? NFIA। नेट ये वर्ड का मीनिंग समझिए, इनकम फ्रॉम आने वाला जाने वाला। अगर आने वाला पैसा ज्यादा है तो पॉजिटिव फिगर बढ़ाएगा, बट अगर जाने वाला पैसा ज्यादा है नेगेटिव फिगर घटाएगा, राइट है? अब ध्यान दो, ये जो बाउंड्री के अंदर ही अंदर चला तो उसको डोमेस्टिक कहते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर का पैसा आने वाला अंदर ले लिया और बाउंड्री के अंदर का पैसा जो बाहर जाने वाला फैक्ट्री पेमेंट के तौर पे ऊपर प्रॉफिट के तौर के ऊपर हमने फॉरेन से कंसल्टेंट्स मंगवाए वो भी पैसा लेके जाएंगे लेबर के तौर के ऊपर, ये सारा पैसा हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये अब डोमेस्टिक नहीं बचा, ये नेशनल हो गया है। सो अब जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली इससे अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूं तो क्या मिलेगा? नेट नेशनल 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 प्रोडक्ट, NNP, राइट? तो ये सारी चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? इसमें अगर मैं ऐड कर दूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्या मिलेगा? ग्रॉस नेट होने के लिए डेप्रिसिएशन आना चाहिए, आया क्या? नहीं। ध्यान दो, इंडिया के अंदर है डोमेस्टिक, बाहर से जो अंदर आ रहे हैं अंदर से जो बाहर जा रहे हैं NFI। अब ये डोमेस्टिक नहीं बचा, ये नेशन के लोगों का, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर के लोगों का। इंडिया के अंदर मैं भी हूँ, जॉन भी है, डोमेस्टिक हो गया। बट इस डोमेस्टिक साथ मैं नेशनल, मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ, पैसा इंडिया में लेके आ रहा हूँ, तो इंडिया में नहीं बना, डोमेस्टिकली नहीं बना, बट इंडिया का है, नेशनल है, सही है? सो बाहर से जो पैसा आएगा और अंदर से जो पैसा बाहर जाएगा फैक्टर पेमेंट के तौर के ऊपर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के तौर के ऊपर, उससे हमें मिल जाएगा नेशनल। ये फॉर्मुलेशन ध्यान रखो, मुझे लगा तुमको ध्यान में आ गया, सो सॉरी, मैं फिर से एक बार अच्छे से बता दूं।
डोमेस्टिक क्या है बताओ? इंडिया के अंदर ही बना। कौन बना रहा फर्क नहीं पड़ता, मैं बना रहा, जॉन बना रहा, और एक आध नाम बोला दूसरे कंट्री फट से ध्यान में आया ऐसा, शेन बना रहा, राइट? सो फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के अंदर बन रहा है डोमेस्टिक है, बट शेन बना रहा तो वो लेके भी जा रहा। और मैं जो इंडिया में डोमेस्टिक नहीं बना रहा था, मैं यूएसए में बैठ के वहां पे वड़ा पाव बेच रहा था, वहां से पैसा लेके आ रहा हूँ। सो मैं पैसा लेके आया तो इंडियन गवर्नमेंट बोली डोमेस्टिकली हमारा प्रोडक्शन कम हुआ होगा, लेकिन इंडियन लोग दुबई में जाके यूएसए में जाके वड़ा पाव बेच बेच के पैसा ला रहे हैं, और ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, नॉट नेशनल इनकम बट नेशनल फिगर पकड़, समझ में आ रहा है? सो बाउंड्री के अंदर डोमेस्टिक, और जब हम बाउंड्री के बैरियर्स को तोड़ के इंडियन नेशनल्स का, इंडियन सिटीजन्स का, इंडिया की तरफ कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की इनकम की बात करेंगे तो नेशनल कहलाएगा, समझा? सो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जब काम कर रहा, वो मैं कर रहा या इंडियन नेशनल कर रहा या फॉरेन नेशनल कर रहा सिटीजन, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के बाउंड्री के अंदर हो रहा है, समझा? एग्जाम्पल के लिए बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जब भी 2030 तक के चलने वाला है, तो जो भी पैसा डाला जाएगा, यू टेल मी, जब ये पैसा डाला जा रहा है ये डोमेस्टिक का हिस्सा है या नहीं है? सपोज 1000, मुझे नहीं पता, ऐसे बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ डाला जा रहा है, इन 1000 करोड़ के 3 टुकड़े हो रहे हैं, एक आयरन, दूसरा लेबर, और तीसरा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी कौन दे रहा है? जापान के बंदे। तो 1000 करोड़ में से 200 करोड़ अगर वो बाहर लेके जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे डोमेस्टिक के अंदर 1000 करोड़ बड़े, बट ये 200 करोड़ जो लेके जा रहे हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक में 1000 करोड़, बट नेशनल में 800 करोड़ ही है, समझा? उसी समय मैं 150 करोड़ किसी फ्रेंचाइज फीस के अंदर, या फिर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता, बिग बैश लीग के अंदर जाके क्रिकेट खेल के 150 करोड़ रुपए मैं मेरे जैसे लोगों ने लेकर आ गए, तो वो ऐड कर दिया जाएगा, जिससे डोमेस्टिक नहीं नेशनल फिगर पैदा हो जाएगी, समझा? किसको बेटा? ये नेट फिगर देखो, जो अंदर आएगा वो प्लस, जो बाहर जाएगा वो माइनस, ये दोनों मिलके नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों भी आ गए इसके अंदर। इसको चाहिए तो बोल सकते हैं फैक्टरी इनकम कमिंग इन, दिस इज फैक्टरी इनकम गोइंग आउट। ये क्या क्या जाएगा? जापान से आए हुए कंसल्टेंट का कंसल्टेंसी फीस, सपोज बांग्लादेश से कुछ लेबर्स हमने मंगवाए, उनका सैलरी, हमने यूएसए से कैपिटल लिया है, उसका ब्याज देना पड़ेगा, और क्या देना होगा? नेचुरल रिसोर्सेज किसी दूसरे कंट्री के, सपोज चिले के हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट है? जाएगा, होगा, ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ, वीडियो कॉल इंडिया में ऑपरेट नहीं होता, बट आप अफ्रीकन कंट्रीज में कभी जाओगे तो अफ्रीकन कंट्रीज में किसी के घर में वीडियो कॉल मतलब अमीरी है। जैसे अपने यहाँ पर जनरली टेलीविजन सेट एलजी का नहीं लेता कोई, इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। एमआई का ले लिया, राइट? सो इंडिया में एमआई इज गुड, बहुत भारी भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं है, बट वीडियोकॉन बहुत अच्छा वहां पे चल रहा है। तो वीडियोकॉन की तरफ से जो पैसा कमाया हो रहा है वो उधर रख के क्या करेंगे? पूरी फैमिली इधर गंगापुर में रहती है, दूध फैमिली, तो पूरा पैसा इंडिया में आएगा। ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। एट द सेम टाइम जब मैं एमआई का टीवी मेरे घर के लिए खरीद रहा हूँ, ये पैसा थोड़ा बहुत प्रॉफिट के तौर पे क्यों ना हो, एमआई थोड़ा बहुत तो चाइना को वापस भेजेगी। ये क्या है? फैक्टर इनकम गोइंग अब्रॉड। तो आने वाला पैसा ऐड होगा, जाने वाला पैसा लेस होगा, दोनों का नेट किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो इम्पोर्ट से, इसके बेसिस के ऊपर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव आएगा, और डोमेस्टिक बढ़ जाएगा नेशनल तक पहुंचते पहुंचते, समझा? तो हम उम्मीद करते हैं डोमेस्टिकली अगर हमने 1000 करोड़ बनाए हैं, तो बाहर से अगर 100 करोड़ भी हमने ऐड कर दिए, मतलब 300 ऐड हुआ और 200 लेस हुआ, सो हम नेशनली 1100 करोड़ रुपए इस साल क्रिएट कर पाए, समझा? एनआरआई बोल रहे तुम, नॉन रेजिडेंट इंडियन। हाँ, एक भी मेंबर उसका फैमिली में नहीं है। हाँ, उधर ही कमाई करते उधर, तो उनकी कमाई इसमें ऐड होती है, देखो वो बहुत टेक्निकल, तुम जवाब है तुम्हारे पास, होगी या नहीं होगी? नहीं, बेजरत नहीं होगी, सिंपल है। एनआरआई इज नॉट इंडियन सिटीजन, सॉरी, एनआरआई इज इंडियन सिटीजन बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ एग्जांपल, लक्ष्मी मित्तल, नाम सुना है? लक्ष्मी मित्तल इज नॉट एनआरआई, लक्ष्मी मित्तल इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये यूके में रहता है, ये यूके के सिटीजन ही है, और वहीं पे कमाते हैं। हमको बहुत प्राउड है कि इंडियन आदमी उधर, लेकिन कौड़ी का फायदा नहीं अपने को उससे। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा चचेरा मेरा भाई अपना बेचारा बहुत एजुकेशन किया,
इंजीनियर बन गया और इन्फोसिस की तरफ से यूएसए में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है 2 साल के लिए, वापस आ जाएगा, क्या वो उधर से सैलरी भेज रहा है? हाँ,